नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से पूरे देश के साथ साथ यूसीसी जो है वो लागू होगा। इस तरह से बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी यूनिवर्सल यहाँ जो सिविल कोड है वो यहाँ पर लागू किया जाएगा, यानी कि यूसीसी यहाँ पर लागू होगा। और यूनिवर्सल सिविल कोड अगर लागू होता है तो किस तरह से रहेगा, देखिए यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा। इस तरह से बड़ी बात कही गई है। परिवार के सदस्यों से आपसी संबंध और अधिकारों में समानता रहेगी। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई यहाँ पर रियायत नहीं होगी। और साथ ही देखिए किस तरह से विवाह, तलाक और गोद लेने और संपत्ति में किसी भी किस्म की यहाँ पर कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। सभी के लिए एक ही नियम यहाँ पर होगा। और यूसीसी को लेकर अब पूरे देश के अंदर बहस जो है वो छिड़ गई है। देश में सभी धर्म समुदाय के लोग एक समान, एक बराबर कानून का इस्तेमाल करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर संविधान अनुच्छेद 44 के तहत आता है, लेकिन जिस पर नजर हर किसी की अब बनी हुई है कि अगर ये लागू होता है तो किस तरह से सूरत हाल पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या कुछ रहता है ये तो आपने देखा, लेकिन उस बीच में अगर ये लागू होता है तो फिर क्या कुछ रहेगा। तो आप देखिए किस तरह से यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे यहाँ पर मामले हैं। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए है वही यहाँ पर दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक के आप एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। इस तरह से बड़ी बातें कही गई है। और शरीयत के मुताबिक यहाँ जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। और उस बीच में किस तरह से यूसीसी लागू होने से बदलाव यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि कौन सी वाली चीजें नहीं बदलेंगी, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर इसका कोई असर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत और वेशभूषा पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर इस पर बहस जो है वो छिड़ी हुई है। और जम्मू कश्मीर में भी अब आप देखिए किस तरह से इसे लागू करने की बात कह दी गई है। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। और साथ ही बताते चले कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही बात हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बातें जरूर कही गई थी अमित शाह की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे और उसके बाद जैसे ही चुनाव होते हैं तो राज्य का दर्जा दिया जाएगा और पूरे देश के अंदर महज 5 साल के अंदर अंदर यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। यानी कि आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पूरे देश के अंदर लागू होता है तो कई तरह की बदलावों को लेकर बात भी हो रही थी, लेकिन उसमें कई तरह की बातों को साफ भी किया गया। लेकिन बीजेपी ने इसे अपने घोषणा पत्र के अंदर शामिल किया है, जिसमें सबसे ज्यादा समय में राजनीति यहाँ पर हुई है। नैरेटिव और बहस का ये बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होने से पहले 3 मुद्दे लेकर देश में यहां पर सामने आई थी, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा था, 370 का, और यूसीसी को पूरे देश के अंदर लागू करेंगे। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ यहां पर प्रवक्ता हैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर इकबाल खान है, अधिवक्ता है यहाँ पर, और साथ ही साथ बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है, आपका बहुत बहुत स्वागत मुजफ्फर जी जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही दिनेश मल्होत्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मुजफ्फर जी, आज किसी भी पार्टी के लिए बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जिस तरह से आप अपनी सेवा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दे रहे हैं, लेकिन अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो यूसीसी का किस तरह से इंपैक्ट पूरे देश के अंदर रहेगा और यूसीसी कहता क्या है, कितना फायदा कितना नुकसान, इसी पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी तो आप देखिए पार्टियों में तो आपस की बहस छिड़ी हुई है, लेकिन देश के लिए ये किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, जरा वो समझाइए पहले। आशा जी, पहली बात तो ये है कि यूसीसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही था। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी हमारी, जिसने ये आइन बनाया, उन्होंने इस प्रोविजन को आर्टिकल 45 में रखा है, 44 में, कि देयर विल बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों को ये लगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जिस तरह का हम चाहते हैं वो फिजिबल है ही नहीं। आप यूनिफॉर्मिटी सिविल कोड में अगर आप देखेंगे, किसी भी इवन क्रिमिनल कोड में देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। आज भी ये कहने की बातें हैं,
जो आप अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उठा के देखेंगे ना, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें भी देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। एक चीज अगर एक स्टेट में बेलेबल है तो दूसरी स्टेट में नॉन बेलेबल है। एक चीज एक स्टेट में कॉग्निजेबल है, दूसरी स्टेट में उसको अमेंड करके उन्होंने नॉन कॉग्निजेबल बनाया है, कीपिंग इन व्यू देयर ऑन रिक्वायरमेंट। तो सिविल लॉ में एक बहुत बड़ी कम्युनिटीज जो है, अगर आप, भारत एक डाइवर्स मुल्क है, डाइवर्स नेचर है उसमें। आप अगर देखेंगे कि विद इन मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारी सब कम्युनिटीज हैं, इसी तरह विद इन हिंदू कम्युनिटी बहुत सारी सब कम्युनिटीज हैं। उनके अपने अपने रीति रिवाज हैं जो कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके। आप अब ये भी मानते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बदलाव तो कोई नहीं होगा। कुछ हिस्सों में आप डाइवर्स इज टू बी गवर्न्ड बाय द कस्टम्स, वहां के जो कस्टम के हिसाब से डिवोर्स होती है। और जब हिंदू मैरिज एक्ट जब नहीं बना था, डिवोर्स उससे पहले भी हो रही थी हिंदू कम्युनिटी में अपने अपने कस्टम के लिहाज से। इसी तरह इनहेरिटेंस जो है उसके लिए अपने अपने कस्टम है। हालांकि शरीयत जो है वो हालांकि फिक्स करती है शेयर, लेकिन शरीयत के बाहर जाकर लोग अपने कस्टम के हिसाब से, जिस तरह शरीयत जो है वो बच्ची को भी हिस्सा देती है, फादर की प्रॉपर्टी से भी और हस्बैंड की जो फैमिली होगी उस प्रॉपर्टी से भी। लेकिन कस्टम ये है कि बच्ची को बाप जब शादी देता तो वो कहता जी मैंने इसको जहेज दे दिया, मैंने इसको पढ़ाया, ये किया, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। हालांकि शरीयत एक्ट में है वो। अगर आप शरीयत देखेंगे तो उसमें हिस्सा है उसका, लेकिन देता कोई नहीं। मुजफ्फर जी, ड्राफ्ट में जो होगा उस पर चर्चा होनी चाहिए शायद। किस पे? ड्राफ्ट पर। पहले ड्राफ्ट तो बनना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ ड्राफ्ट बनना चाहिए, उस पर होनी चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्मिटी जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। और ये अगर आप कहेंगे, मैं खुद जो मानता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि यूनिफॉर्मिटी सिर्फ अब ये कहोगे कि हिंदू मुस्लिम की यूनिफॉर्मिटी नहीं, मुस्लिम के अंदर भी जो सब कम्युनिटीज है और हिंदूज के अंदर भी जो सब कम्युनिटीज है उनमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती है, वो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, और इवन जो क्रिमिनल लॉ है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ ठीक है अभिजीत जी। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, मेरा ये मानना है, इसके अंदर थोड़ी सी मेरी राय भिन्न हो सकती है मुजफ्फर साहब से। ये तो खैर कानून के जानकार हैं, कानून के सलाहकार भी हैं ये, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज अगर एक आम आदमी की इस तरह इंसान की बात करूं तो वो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें एक तरफ राइट टू रिलीजन का पूरा हमें हक है, लेकिन दूसरी तरफ हमें राइट टू इक्वलिटी का भी पूरा हक है। और इक्वलिटी का मतलब यही होता है कि इस देश के अंदर जिसने किसी चीज को, कानून को तोड़ा है, उसको उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए। देखिए, जहां तक अगर आप देखें इक्वलिटी की बात करते हैं, ये जो कुदरत है, ये सूरज है, चाहे चंद्रमा है, चाहे हवाएं हैं, ये देखकर नहीं चलती है कि सूरज की रोशनी हिंदू पर गिरेगी और मुसलमान पर नहीं गिरेगी, क्रिश्चियन पर गिरेगी तो सिख पर नहीं गिरेगी। इस तरह से नहीं होता। जब कुदरत हमारे में कोई चीज का पक्षपात नहीं करती है तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों के अंदर होना नहीं चाहिए। बाकी समाज की जिस तरह से रिफॉर्मेशन हुई, समाज की हर चीज की जो प्रथा थी वक्त के साथ, चीजों के साथ बदली गई। अब अगर आप देखें, हमारे समाज के अंदर भी किसी समय पर सती प्रथा थी, किसी समय पर दहेज प्रथा थी, तो क्या सती प्रथा ठीक थी? आज अगर हम अड़ जाए कि जी सती प्रथा ठीक थी तो सती होना चाहिए, दहेज प्रथा ठीक थी तो दहेज होना चाहिए। जो समाज के अंदर जहां बदलाव की जरूरत पड़ी उसको बदलाव किया गया और सभी के सभी लोग उसके साथ खड़े हुए। तो मुझे लगता है भी कोशिश की जा रही है। ठीक है अभिजीत जी। जगदीप जी। आशा जी, धन्यवाद, आपका आभार। मैं माफी चाहता हूं, कुछ तकनीकी वजहों से मैं रूबरू आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहा, लेकिन जो भी मैं अभी तक सुन पाया, खास तौर से मेरे मित्र भाजपा के अभिजीत जी अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में जो हिंदू मुस्लिम भाजपा के तमाम नेता प्रवक्ता करते हैं, गाहे बगाहे मुद्दा एक ही रहता है कि अब्दुल की चूड़ी कैसे टाइट हो, उस पर घुमा फिरा के बात की जाती है। और आज का ये जो चर्चा का विषय जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है, जो अमित शाह साहब का हालिया बयान है। अब्दुल का तो पता नहीं है, लेकिन जयचंदो को बड़ी परेशानी होती है। अब्दुल बेचारे को कोई परेशानी, लेकिन जयचंदो को बहुत परेशानी है। जयचंद को परेशानी होती है। जयचंद वो थे जिन्होंने 52 साल तक झंडा नहीं लगाया।
जयचंद वो थे जिन्होंने जब इस मुल्क की आजादी की बात आई तो वो बैठे थे अंग्रेजों की गोद में जाकर। वो थे जयचंद, किस जयचंद की बात कर रहे हो आप? बीच में नाम के साथ डॉक्टर लगा लेने से पहले तहजीब का परीक्षा ठीक है। आज की बात में बोला बीच में, पहले ये बताओ। ठीक है, ये बड़ी बड़ी तकलीफ होती है तुम्हें जब कोई दूसरा बात करता तो बीच में बोलना। ये कौन सा तरीका है? जयचंद का मतलब क्या बताऊं मैं आपको? जयचंद कौन है? आपका माफी वीर जयचंद था जिसने 6 मरतबा माफी मांगी। समझने दीजिए लोगों को, जनता को भी समझने दीजिए कि आखिर यूसीसी है क्या और फायदे किस तरह से रह सकते हैं, नुकसान क्या कुछ हो सकते हैं, प्लीज समझने दीजिएगा। अच्छा जी, मैं एक बात बड़ी साफ आपको बता रहा हूँ। आज की जो परिस्थितियां हैं, आज के कार्यवाहक गृह मंत्री जो है उन्होंने भी हर मुमकिन कोशिश की, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो चर्चा उन्होंने मंगलसूत्र से शुरू की थी वो मटन मुगल से होती हुई मुजरे तक जा पहुंची। अब रही सही कसर जो है वो शाह साहब निकाल रहे हैं ताकि विपक्ष का ध्यान डाइवर्ट हो। आज मौजूदा परिस्थितियों में चर्चा का जो अहम तरीन और मुख्यतः संवेदनशील विषय है वो ये है कि 1,07,000 वोट कैसे बढ़े पहले चरण में, और तीसरे चरण में एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो खीसे निपोड़ कर कह रहा है कि वोट जो है वो बढ़ गए, आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। और इनके प्रवक्ता हमारे अभिजीत भाई जैसे साथी जो है वो सारे चैनल आकर कहते हैं कि भाई आंकड़े मिल गए। दिनेश जी, ठीक है, बात यूसीसी की हो रही है, तभी मैंने कहा ना जब जवाब दे तो ऐसे किया था। यूसीसी की फुल फॉर्म भी नहीं बताओ। जरा ये देखिए जिस तरह से तो इसलिए अब्दुल की चूड़ी को टाइट मत कीजिए। जगदीप जी और जीने दो अब्दुल को यार, जीने दो अब्दुल को बेचारे को, जीने। इससे पहले जब 1950 में आपने देखा कि जब संविधान को बनाया गया, एक मिनट प्लीज इस तरह से नहीं है करके दिनेश जी, 1950 में जब संविधान को बनाया गया तो ऐसे में आपने देखा कि यहाँ पर 55 में भी किस तरह से अपनी बातें कही गई थी, क्योंकि जब पहली बार सरकार को लेकर इलेक्शन होती है देश के अंदर तो उस वक्त भी कहा गया था कि यूसीसी को लेकर काम किया जाएगा, कई ऐसे कानूनों के अंदर फेरबदल किया जाएगा। लेकिन आपने देखा था कि 1955 में सिर्फ और सिर्फ एक कानून को ज्यादा तरीके से तूल दी गई थी जो कि हिंदू पर्सनल कोड पास करना था, और अगर कहा गया था कि सत्ता में काबिज होते हैं तो इसे लाया जाएगा। उसी तरह से अब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस पर काम करेंगे, और पिछले 10 सालों से सरकार में है, एक एक करके अपने जो संकल्प पत्र के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर चीजें रखी गई थी उस पर काम किया गया, जिसमें 3 सबसे बड़े मुद्दे गिनाए गए थे, 2 पर काम किया गया है, अब 3rd बचा था यूसीसी, जिस पर अब अमित शाह ने कहा है कि बहुत ही जल्द अगर दोबारा से सरकार बनती है तो 3rd टेन्योर में इसको किया जाएगा। जी देखिए आशा जी, एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लीगल मुद्दा भी है, जैसे जफर साहब ने पूरा समझा दिया, पूरा लीगली कितने क्या एस्पेक्ट हैं इसके, क्या रेमिफिकेशन हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब बीजेपी क्या उसके पहले जनसंघ के टाइम के जो बीजेपी का कोर बीजेपी का एजेंडा है वो धारा 370 तोड़ना, राम मंदिर तो 84 के बाद आया शायद बीजेपी के एजेंडे में, यूसीसी और धारा 370 सबसे पहला एजेंडा था बीजेपी का जब जनसंघ के टाइम का। तो बीजेपी अपना एजेंडा आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की अपोजिशन है। लेकिन ये कि बीजेपी ये मतलब अभी उन्होंने 2 पूरे कर दिए, 370 तोड़ दिया और राम मंदिर बना दिया। अब उनको लगता है कि जो अपना कैडर है उसको उसका मॉरल बूस्टिंग के लिए, उसको मोबिलाइज करने की लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन के लिए हम यूसीसी का मुद्दा उठाते हैं ताकि कैडर और मोबिलाइज हो, क्योंकि लास्ट फेज पे जाके कैडर एक तरह से ठंडा पड़ जाता है, थक जाता है कैडर, तो कैडर को मोबिलाइज करने के लिए यूसीसी का एक इशू बनाया। कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, वो कह रहे हैं मोबिलाइज करने के लिए इस तरह से मुद्दा बनाया गया। देखिए इस समय तो मुझे लगता नहीं कि यूसीसी का करके तो कैडर मोबिलाइज करने की उन पार्टियों को जरूरत पड़ती है जिनकी पार्टियों के अंदर चुनावी बटेर होते हैं, जो चुनाव के समय बाहर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7/365 लोगों की खिदमत करता नजर आएगा, तभी आप देखिएगा कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहादतें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी है। जयचंद आपको कोई नजर नहीं आएगा। मुजफ्फर जी, जिस तरह से 110 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ मुस्लिम, 4 करोड़ क्रिश्चियन और 3 करोड़ सिख, यानी कि ये जो एक डाटा रखा जा रहा है, यूसीसी ये कहता है कि किसी भी धर्म को इससे नुकसान नहीं होगा। वो किस तरह से पूजा करता है, किस तरह से वेशभूषा को पहनता है, जिस तरह से वो खाना खाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ चुनिंदा चीजों में बदलाव किया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती है, तो फिर उसे मद्देनजर रखते हुए सरकार को किस तरह से इस पर काम करने की जरूरत है? क्योंकि सबसे पहले तो ड्राफ्ट को देखने की जरूरत है कि आखिर ड्राफ्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी और फिर उस पर बहस जो है वो छिड़ सकती है। लेकिन बहस आज पहले ही इस पर आप देखिए किस तरह से पूरे देश के अंदर छिड़ चुकी है।
आशा जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है, लॉ फॉर लाइन एंड लैंड इज अ टाइम। अगर आप ये कहोगे कि कानूनी तौर पर जो जम्मू कश्मीर में बेटर है वही बेटर होगा केरला के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पुरानी जो डिबेट्स होती है ना, कभी आप इब्राहिम लिंकन और जज डगलस की एक डिबेट हुई थी प्रेसिडेंशियल जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ना, उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। जज डगलस अपोनेंट था इब्राहिम लिंकन का, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही थी जो आज हमको यहाँ अप्लाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा जो वो कानून जो पहाड़ों के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए ज़रूरत है, वो प्लान के लिए उसकी ज़रूरत बिल्कुल इररेलेवेंट हो सकता है वो कानून। और जो कानून उस वक़्त वहाँ उगाते थे, वो क्या नाम है सफ़ेदे का, वो जो निकलता है रुई वगैरह का, उसके लिए जो कानून प्लान के लिए लगेगा तो वो आप कहोगे कि भाई पहाड़ों पे लगेगा, बर्फानी इलाकों में तो वो नहीं लगेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग कानून चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स सोसाइटी है। अब मुसलमानों को भी छोड़ दो, क्रिश्चियंस को भी छोड़ दो, सिख्स को भी छोड़ दो आप। अब विद इन हिंदू कम्युनिटी देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड दयाबागा, देयर इज एन अदर कॉल्ड मिताक्षरा। 4 स्कूल्स ऑफ थॉट से मानते हैं। चारों के अंदर अपनी अपनी अलग अलग कानून है फॉर इनहेरिटेंस, फॉर दिस डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी। अगर आप दयाबागा स्कूल में देखेंगे तो कर्ता हैज अ डिफरेंट रोल, कर्ता हैज डिफरेंट पावर्स। इसी तरह अगर आप मिताक्षरा स्कूल में जाएंगे तो वहाँ अलग सिस्टम है डिवीजन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी का। फिर कुछ मुराद जो हैं वो इन ऑर्डर टू कीप द फैमिली जॉइंट, इनकम टैक्स में छूट दी गई है। यू वांट टू टेक अवे दैट विल डिसइंटीग्रेट द सोसाइटी। उससे क्या होगा, सोसाइटी डिसइंटीग्रेट होगी। वो जो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। मैं विद इन हिंदू कम्युनिटी की बात करता हूँ, उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात होंगी कि आप ये कहोगे कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से मुजफ्फर साहब, ईस्ट से वेस्ट। लिंकन की बात कर रहे थे तो मुझे भली भांति याद आया कि कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मैं मुजफ्फर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि एक चीज तो जरा जानने की जरूरत है। देखें, मैंने आपके सामने बात की सती प्रथा की, मैंने आपके सामने बात की दहेज प्रथा की, मैं आपके सामने चाइल्ड मैरिज की बात करता हूं, मैं आपके सामने जो विधवा रीमैरिज का जब स्टार्ट किया गया था, सवाल ये भी उठा है अभिजीत जी कि माइनॉरिटीज के जो हक हैं उन्हें छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी भी बात के ऊपर आता हूँ। ये मैंने 4 बातें आपके सामने की। जब इन 4 चीजों को कानून बना दिया गया और दंडनीय अपराध कहा गया, तो किसी भी हिंदू ने ये नहीं कहा कि आज हिंदू खतरे में या सनातन खतरे में। हमें पता कि सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन, सोसाइटी के बदलाव के लिए जरूरी है और की गई। हम सब ने, वी ऑल स्टूड बाय इट। मुझे ये लगता है कि मुझे मुजफ्फर साहब एक एग्जाम्पल देके, जो कानून कश्मीर के लिए जरूरी है पर केरला के लिए जरूरी नहीं है, तो मुझे एक एग्जाम्पल आप ऐसी दे दीजिए तो मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। लेकिन ये बात तो जरूर मानना चाहिए कि किसी के भी धर्म के साथ कोई ऐसी चीज नहीं। आपको सभी को राइट टू रिलीजन है, अपने धर्म का पूरा प्रचार प्रसार उसमें पूरी तरह से आप, लेकिन जहां कहीं पर अगर हमें भी लगा कि इन सब चीजों के लिए राजा राम मोहन राय, इतने बड़े बड़े लोगों ने, इवन स्वयं जो है आपके हमारे बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर काम किया, तो मुझे लगता है खासकर देखिए, अगर आप हमारी जम्मू कश्मीर की आप बात करें तो यहाँ पर हमारे महाराजा ने सबसे पहले द्वार खोले थे, जो वंचित समाज है उनके लिए मंदिरों के द्वार खोले थे। हिंदुस्तान में बाकी में बाद में खुले थे। तो ऐसी चीजें जब अगर सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन लाई जाती है तो उसके अंदर मुझे लगता है हर इंसान को उसके लिए रिफॉर्म को लेकर काम करने की बात कर रही है सरकार, बीजेपी। आ रही है जगदीप जी, सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे दिनेश जी से चाहिए। इस बार ये कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ पहले बात होनी चाहिए और उस पर यहाँ पर चर्चा होगी और उसके बाद ही कानून को लागू किया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पर माना गया है, क्योंकि किसी भी कानून को लागू करने से पहले इस तरह से नहीं होता था। नहीं, इंडिया जो है, हमारा देश जो है बड़ा डाइवर्स सोसाइटी है ना। यहाँ पे आप हर किलोमीटर के बाद आपको अलग भाषा, अलग डायलेक्ट दिखाई देता है। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है जो इनिशिएटिव लिया है, सारे स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग जो मुस्लिम समाज के हमारे लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो विद्वान हैं, उसको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए, एक कंसेंसस बनाया जाए, ताकि अगर ये यूसीसी अपने इम्प्लीमेंट करना है तो देश में कोई
मतलब ऐसा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दो कोई कड़वाहट नहीं पैदा होनी चाहिए, सारे लोगों में कंसेंसस बनना चाहिए। सब लोग अगर मानते हैं तो इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो। ये जरूरी है कि सब लोगों को विश्वास पे लेके, जैसे राम मंदिर के मुद्दे पे आपने देखा कि कोर्ट में हुआ लेकिन सब लोग साथ थे। अगर समाज साथ रहता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है समाज में। इसलिए मुझे लगता है सारे स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी अब बात। आशा जी, मैं बिल्कुल एक चीज कह के अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मेरे अभिजीत भाई का प्रवचन बहुत लंबा हो गया। राजा राम मोहन राय साहब का जो सोशल रिफॉर्म था उसका भी क्रेडिट ये अपने खाते में डालते हैं और सोशल इवल्स को ये यूजीसी के साथ जोड़ के बता रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ट्रेडिशन का है, कस्टम का है, कल्चर का है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूंगा आशा जी, आज देश किस परिस्थिति में है, आज इनको लेकिन जगदीप जी, आर्टिकल 29 का आप यूज कर सकते हैं। राइट टू कल्चर आपके पास है, आप उसका यूज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट आपके पास है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहाँ पर इंडियन पेनल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। पहले भी आप देखिए किस तरह से होता रहा है। आई गॉट इट आशा जी, बट यू वुड लाइक टू से, बट लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रेजेंटली इफ यू विल सी in the existing situation that we are going to frame the final phase of this parliamentary election, at that very moment, just to चलिए अभिजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब आन मौका यहाँ पर फाइनल मोमेंट है तो उस वक्त इस तरह से काम करना नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से बुरा काम करने की कोई तिथि नहीं होती, से अच्छा काम करने के लिए कोई तिथि और कोई मुहूर्त नहीं होता है। अच्छा काम जब करना है तब कर देना चाहिए, इसमें किसी को क्या परेशानी होती है। आपको पता है आपका जो बेड़ा गर्क है हो चुका है, लोगों ने आपको नकार दिया है, तो आप चले वो तो 4 जून को पता चलेगा जनाब, मुजरे के बाद किसका बेड़ा गर्क है, कौन बेड़ा पार हो गया, वो 4 जून को पता चल जाएगा। 4 जून को आयशा जी किसी डिबेट में मिलेंगे हम दोनों। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यूनिफॉर्म नहीं है। सिविल प्रोसीजर कोड में भी मुख्तलिफ स्टेटों ने, मुख्तलिफ रियासतों ने अपनी कन्वीनियंस और अपने हिसाब से उसका अमेंड किया हुआ है। यूनिफॉर्मिटी ना इससे पहले थी और ना फिजिबल है। अब इसमें इसको आप ये कहेंगे कि नहीं भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, तो मैं नहीं मानता। ये मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में भी कुछ। मुजफ्फर जी, जगदीप जी आपका भी धन्यवाद, अभिजीत जी आपका भी और दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी बैठे हुए थे जो कह रहे हैं कि किसी के भी खिलाफ तो नहीं है, लेकिन आप देखिए किस तरह से स्टेक होल्डर्स के साथ भी बात होनी चाहिए, अलग अलग जो धर्म गुरु हैं उनके साथ भी बात होनी चाहिए और उसके बाद ही ये जमीन पर लागू होना चाहिए। अब देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से किस तरह से इस पर काम होता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।